तो उसके अंदर पाकिस्तान ने जिस दिन सरेंडर किया उसके एक दिन पहले तक पाकिस्तान के न्यूज चैनल। तो पहली चीज तो ये कि वो एक डिसरिस्पेक्ट है फॉर द वुमेन हु फॉर द वुमेन एंड फॉर द पीपल हु फॉट फॉर द राइट ऑफ वोट। और उन्होंने वी का साइन बनाया। तो आजकल जब हम वी फॉर विक्ट्री बोलते हैं तो विंस्टन चर्चिल द्वारा कॉइन किया गया है वो। ऐसा नहीं, एडोल्फ हिटलर बहुत ही बुरा इंसान था, उससे बुरा इंसान को हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग माइंड्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। रजत उपाध्याय लौट आए हैं एक्सप्लोरिंग माइंड्स पे। हमने पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया पॉलिटिक्स के ऊपर एंड एवरीवन लव्ड इट सो मच। ऑडियो पॉडकास्ट होने के बावजूद भी उसका वॉच टाइम बहुत अच्छा था। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि लोग चेहरे पर कम और कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड वी नो इट फ्रॉम द फर्स्ट पॉडकास्ट कि हाउ गुड ही इज़ एट दिस बिजनेस। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस डॉगमास इन पॉलिटिक्स, थ्रेड्स, ट्विटर, द राइवलरी एंड एवरीथिंग एल्स। It is a very informative podcast. I won't say much. Plug in your earphones and enjoy Exploring Minds with Rajat Upadhyay. Okay, so Rajat, welcome back again. I don't know where to start this podcast from. आप ही बताओ कुछ। तो जैसे कि अभी टॉपिक है प्रोपेगेंडा एंड रिलीजन इन पॉलिटिक्स। तो प्रोपेगेंडा के बारे में बात करें तो प्रोपेगेंडा एक तरीके से अगर मुझे कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है तो मैं ये बोलूंगा कि जो कुछ ऐसा झूठ जो मुझे फेवर करे और मैं दुनिया में वो फैला दूं या लोगों में वो फैला दूं। प्रोपेगेंडा की शुरुआत हुई थी नाजी जर्मनी में। आई मीन प्रोपेगेंडा जो वर्ड था वो उसी टाइम पे कॉइन हुआ जब अडोल्फ हिटलर ने जोसेफ गोबल्स को बोला कि आप प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री चलाओ। तो अडोल्फ हिटलर के टाइम पे क्या होता था, दो चीजें थी। दो प्रोपेगेंडा जो मेन प्रोपेगेंडास थे जर्मन्स के वो ये थे कि अडोल्फ हिटलर मसीहा है जो जर्मन लोगों को बचाने के लिए आए हैं एंड आपके दुश्मन है ज्यूज। हिब्रूज और ज्यूज सेम होते हैं? हिब्रू लैंग्वेज है ज्यूज की। ओके। हिब्रू जो है वो लैंग्वेज है, ज्यू एक सेट ऑफ पीपल है और उनका जो रिलीजन है वो जुडाइज्म। तो ये दो प्रोपेगेंडास थे। और प्रोपेगेंडा जो होता है वो कभी कभार काम के भी होते हैं, कभी कभार गलत भी होते हैं। जैसे अगर मेरा देश लड़ाई में है तो मेरे को अपने देश का मोराल हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मोराल कम हुआ तो देश अंदर से टूट गया तो बाहर से अपने आप ही टूट जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा देश। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1971 की जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान, तो उसके अंदर पाकिस्तान ने जिस दिन सरेंडर किया उसके एक दिन पहले तक पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में यही खबर चल रही थी कि पाकिस्तान वॉर जीतने वाला है। जबकि वो फ्रंट पे हार रहे थे, हर फ्रंट पे, पर उनके न्यूज चैनल्स में खबर चल रही है कि हम जीत रहे हैं, ताकि देश अंदर से नहीं टूट जाए। क्योंकि चाहे वो वॉर हारे, चाहे उनका एक पार्ट अलग हो गया, बांग्लादेश नया बन गया, बट वो एक सेंस ऑफ जो उनके अंदर पाकिस्तानी कहने की स्पिरिट थी वो नहीं गई। अगर वो चली जाती तो फिर देश को वापस उभरने में बहुत समय लगता। एक और अगर एग्जांपल दूं तो विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उन्होंने भी यही करा था। जर्मनी क्या था कि स्टार्टिंग में वॉर जीत रहा था, तो विंस्टन चर्चिल के पास जब लोग गए तो बोले कि वी विल विन, और उन्होंने वी का साइन बनाया। तो आजकल जब हम वी फॉर विक्ट्री बोलते हैं तो विंस्टन चर्चिल द्वारा कॉइन किया गया है वो। ओके। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। अच्छा, लोगों को तो पता भी नहीं होगा। लोगों को पता नहीं है, बट ऑल्दो उनका देश हार रहा था, बट उन्होंने ये किया था कि देश अंदर से नहीं टूटे, और वो काम भी किया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जर्मन हारे एंड यूके जीती। ओके, मतलब दैट वाज अ सिंबल वी फॉर विक्ट्री। और अगर आज मॉडर्न टाइम में बात करूं प्रोपेगेंडा की, तो गवर्नमेंट ही प्रोपेगेंडा यूज करती है एंड अपोजिशन ही प्रोपेगेंडा यूज करती है। गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा यूज करती है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसका कोई कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट के जो हमारे लीडर्स हैं उनके कंपैरिजन में कोई अपोजिशन का लीडर खड़ा हो ही नहीं सकता, ऐसे प्रोपेगेंडा यूज किए जाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक मिनिस्ट्री थी प्रोपेगेंडा के लिए, Exactly. तो अभी भी वैसा है क्या? मतलब इतना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब नाम चेंज हो गया, प्रोपेगेंडा नाम गंदा हो गया है, क्योंकि वो नाजीज ने यूज कर लिया, जर्मन्स ने यूज कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, हिटलर ने यूज कर लिया। उसका नाम हो गया PR, पब्लिक रिलेशंस। अब उसका नाम हो गया एडवर्टीजमेंट्स। ओके। तो क्या मतलब रिलीजन को भी यूज किया जाता है? बिल्कुल, काफी यूज किया जाता है, ऑल्दो इट इज नॉट एडवाइज्ड, क्योंकि रिलीजन में क्या होता है, रिलीजन एक काफी पर्सनल चीज है। आप जो रिलीजन फॉलो करते हो, आप जो रिलीजन की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, दे डोंट मैटर टू मी, दे डोंट ट्रबल मी until unless you start affecting me, until you start poking your nose in my internal matters. बट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में क्या दिक्कत होती है कि पॉलिटिशियंस रिलीजन को यूज करते हैं कि तुम हिंदू हो तो मुझे बोल रहे हो कि मैं भी हिंदू हूँ,
तुम हिंदू हो तो मुझे वोट दो, क्योंकि सामने वाला हिंदू नहीं है, वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है और वो तुम्हारे लिए खतरा है। एक आर्टिफिशियल डेंजर को मैं कहूंगा बनाते हैं पॉलिटिशियंस, ताकि लोगों को लगे कि डेंजर है, अच्छा और उस डेंजर को बचाने के लिए द ओनली वे अहेड इज दिस पॉलिटिशियन, तो इसको वोट दे दो। अच्छा, ओके ओके ओके। दैट इज हाउ प्रोपेगेंडा इज यूज्ड एंड रिलीजन इज यूज्ड इन पॉलिटिक्स। लाइक मेरे को एक शायद ऐड था जिसमें एक डॉक्टर है, ठीक है, अब उसके उसमें क्लिनिक में पेशेंट्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सामने एक वो रहता है, फुटबॉल का ग्राउंड रहता है, तो अब वो रात को जाता है और वहां पे वो फुटबॉल, सीमेंटेड फुटबॉल रख देता है, उस सीमेंट के गोले पे फुटबॉल का कलर कर देता है, तो अब लोग खेलने जाते हैं, पैर टूटते हैं और उसके पास आते हैं। तो क्या सिमिलर है कि मतलब कि जब तक डर नहीं होगा तब तक हीरोज नहीं आएंगे। बिल्कुल सो सिमिलर टू दैट। काफी सिमिलर, बिल्कुल, मतलब काफी सिमिलर, बहुत सही चीज है ये। पॉलिटिशियंस भी ऐसे ही करते हैं कि पहले वो डेंजर, आर्टिफिशियल डेंजर थ्रेट क्रिएट करेंगे और फिर थ्रेट से बचने के लिए हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, और कैसे आओगे, वोट दो और हमें पावर में लाओ। ओके इट्स ऑल अबाउट पावर। ओके ओके ओके। तो मतलब क्या, मतलब कि जैसे जो लोग वोट्स देते हैं, तो वो वोट देते समय क्या रिलीजन देखकर बायस्ड हो जाता है? काफी बायस होते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह बायस होते हैं। एक होती है आइडेंटिटी, एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है एक इंसान की। अब डिपेंड करता है कि आप क्या देख के वोट देते हो। अगर आप पर्सनल आइडेंटिटी देख के वोट करते हो तो सिर्फ रिलीजन नहीं, आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपके, अगर आप हिंदू नहीं हो तो अगर आप कोई और सेक्ट में बिलोंग करते हो तो आपका सेक्ट क्या है, आप शिया हो सुन्नी हो। ओके वेट, ये पहले तो आप डिफरेंस बताओ कास्ट और रिलीजन के बीच में। रिलीजन पहली बात तो अपन को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्सप्लेन करना, बट ये समझ जाओ कि तुम कौन से भगवान को मानते हो और तुम्हारा वे ऑफ लिविंग क्या है। हिंदुइज्म में जैसे इट इज अ पॉलीथीस्टिक रिलीजन, जिसके अंदर आप कई सारे भगवान मान सकते हो, कई सारी बुक्स मान सकते हो। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म एंड इस्लाम आर मोनोथीस्टिक रिलीजन, जिसमें एक ही बुक है और एक ही भगवान है, एंड द बुक इज डिफरेंट फॉर ऑल थ्री, बाइबल, टोरा एंड कुरान। तो रिलीजन तो ये है। और कास्ट है, कास्ट इज समथिंग विच इज सेंट्रिक टू हिंदुइज्म इटसेल्फ, जिसके अंदर पहले क्या होता था कि कास्ट वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कि अगर आप एजुकेट करते हो लोगों को तो आप सोसाइटी में सबसे ऊंचा स्थान रखते हो, दैट वाज ब्राह्मण्स। बट उसके साथ में कुछ स्ट्रिंग्स अटैच थी कि ब्राह्मण्स की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी, वो खाना भी खुद बना के नहीं खाते थे, भिक्षा मांग के खाते थे, वो कुछ लेते नहीं थे संसार से, सिर्फ देते थे, एंड दैट वाज एजुकेशन एंड ज्ञान। बट जैसे जैसे चीजें चेंज हुई, जैसे जैसे साल बढ़े, तो ब्राह्मण्स ने क्या किया, जो स्ट्रॉन्गर कास्ट थी उन्होंने क्या किया, इसको ऑक्यूपेशन से हटा के बाय बर्थ कर दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, हर टीचर ब्राह्मण नहीं होगा, सिर्फ ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। एंड इफ यू आर बोर्न इनटू दैट कास्ट, ओनली देन यू कैन टीच और फाइट और do business. Otherwise, if you're a Shudra, then you will do what a Shudra does, and that is clean and work. मतलब उसके बाद वो डी क्लास, मतलब पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था, फोर सिस्टम जो चार वर्णास बोलते हैं, तब अच्छे के लिए हुआ था। उस टाइम पे वो क्लासिफिकेशन वर्क करता था, क्योंकि उस टाइम पे ये चार चीजें ही मेन थी। एक होगा पब्लिक सर्विस, दैट वाज द फोर्थ टियर, देन इट वाज द बिजनेस क्लास, द मर्चेंट क्लास, दैट वाज द वैश्य, the second it was the fighting class, the Kshatriyas, and the first was the people who were educated, the Brahmins. Okay, तो moving back to the question कि मतलब क्या रिलीजन पे मैटर करता है वोट देते समय? बिल्कुल, अगर कोई इंसान अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को सामने वाले की काम करने के स्किल्स पे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है तो ऑब्वियसली इट डज मैटर। तो इसकी वजह से मतलब कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कि क्या मतलब लोग कई बार गलत वोट दे देते हैं? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो अडोल्फ हिटलर का भी एग्जांपल दूं मैं, अगर ऐसा नहीं अडोल्फ हिटलर बहुत ही बुरा इंसान था, उससे बुरा इंसान को दुनिया में था ही नहीं, बट क्योंकि वो हारा तो वो बुरा बन गया। अब अगर मैं बात करूं बाकी लोगों की, जैसे बाकी डिक्टेटर्स की, तो जैसे मोहम्मद गद्दाफी, लीबिया का डिक्टेटर था ये। आज अगर मैं बात करूं मॉडर्न डे डिक्टेटर्स की, तो एर्डोगान जो टर्किश प्रेसिडेंट है, उसने भी वो भी रिलीजन का यूज करता है सो एज टू रिमेन इन पावर। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी अगर कोई इंसान सेंस की बात करता है, साइंस की बात करता है, तो उसको ब्लास्फेमी कह देते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है। ओके, तो रिलीजन के अगेंस्ट जाने से क्या होता है कि इंसान सोचता है कि रिलीजन में तो मैं मानता हूं, और अगर ये रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा है तो ये मेरे खिलाफ है, तो लोग उससे खिलाफ हो जाते हैं। और रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ओपियम इज गांजा। और ये शायद आइंस्टीन ने बोला था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अगर आप रिलीजन किसी को बोल दो तो नशे में आता है, अरे रिलीजन रिलीजन रिलीजन, धर्म धर्म धर्म, धर्म के लिए लड़ना है। तो ये आपको हर जगह मिलेगा
एंड ऑब्वियसली कोई भी चीज एक्सेस में बुरी होती है. एवरीथिंग इज शुड बी कंज्यूम्ड इन क्वांटिटी. I think they are not guided by religion, but the fear of religion. या अ फियर ऑफ अनदर रिलीजन. फियर ऑफ अनदर रिलीजन की मेरा धर्म बचाने के लिए ये मुझे लड़ना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला तो मार देगा मुझे. और सामने वाला भी सोच रहा है कि मुझे रिलीजन के लड़ना पड़ेगा, सामने वाला मार देगा. और दोनों के दिल में गलत नहीं है, बट दोनों को ऐसा गाइड किया गया है ऊपर से लोगों की ओर से कि ये सामने वाला मार देगा, सामने वाला मार देगा. और इस पैरानोया में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं. They are protecting themselves. They हाँ. are not harming others. हाँ, और हार्म किसी को नहीं करना, बट बस मार रहे हैं. Okay. और मैं नहीं कहूंगा कि ये हमेशा यही रहता है. जैसे कभी कभार जैसे ISIS वाज बैड, तो ISIS वाज ऑब्वियसली हार्मिंग अदर्स, नॉट प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ. तो दे आर ऑब्वियसली स्पेशल केसेस. Okay. बीच में एक weird question कि let's talk about Major Gaurav Arya. Do you like him? मेरे 3 आर्टिकल्स पब्लिश हुए उनकी साइट पे. इसी वजह से. तो मेरे को अच्छे इंसान है. So only because of that. नहीं, बट अगर मैं सीरियस नोट बात करूं तो मेजर गौरव आर्या के जो शोज आते हैं वो सारे पाकिस्तान सेंट्रिक होते हैं. Why do we have to talk about another country when we have so much of issues raising in our country itself? Why do we have to talk about a failed state 24/7 a day? Why do we have to compare our country with a failed state 24/7 a day when our country has 100 issues of its own? That is the problem which I think which I guess pertains with Mr. Gaurav Arya. Okay. तो you talked about कि आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं उनके प्लेटफॉर्म पे. तो अगर किसी को आर्टिकल्स पब्लिश कराने हो, आई थिंक डिफिकल्टीज तो होती है बिकॉज इट्स नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर. It's not. तो व्हाट इज द प्रोसीजर? अगर मैंने 20 जगह भेजा तो उसमें 2 जगह पब्लिश हुआ, ये बात है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, मीडिया हाउसेस को. एंड उनके हमेशा पेजेस होते हैं, उनके ईमेल आईडीज होते हैं, यू कैन मेल देम देयर. एंड कई साइट्स पे होता है कि आप उनके रजिस्टर करो, उनकी साइट पे होता है कि यू वांट टू पब्लिश योरसेल्फ, तो आप उनकी साइट पर रजिस्टर करो एंड यू कैन राइट द आर्टिकल ऑन देयर इटसेल्फ ऑन द साइट एंड दे विल सी दे वांट टू पब्लिश और नॉट. तो आर्टिकल्स लिखने के पीछे कितना रिसर्च है? काफ़ी रिसर्च है क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो इवन तो आई वुड डेफिनेटली लाइक द व्यूअर्स कि वो करेक्ट करें मुझे अगर मैं कहीं फैक्चुअली रॉन्ग हूँ तो. बट आर्टिकल में इफ आई एम नॉट फैक्चुअली रॉन्ग, नोबडी वुड करेक्ट मी, दे विल जस्ट रिजेक्ट माय आर्टिकल. ओके. तो जो करेक्शन का चांस है वो नहीं मिलेगा मेरे. तो आई हैव टू बी फैक्चुअली वेरी साउंड. हर डे हर टॉपिक हैज टू बी वेरी करेक्ट इन टर्म्स ऑफ करेक्टनेस. ओके. जैसे वो इंटरनल एग्जाम नहीं, वो एक्सटर्नल एग्जाम. एग्जैक्टली. ओके. ओके. तो जैसे कि मान लो कि अभी एआई इंजन आ, तो आप चैट जीपीटी से लिखा सकते हो, ठीक है, और एक आप खुद अपना रिसर्च करके और चैट जीपीटी को ऐसा रिसर्च टूल यूज करके और बहुत सारी चीजें, तो क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस? बिल्कुल फिगर आउट कर सकते हैं. मैंने मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फुल प्रूफ प्लान है, बट चैट जीपीटी में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है क्योंकि मैं उसको बहुत यूज करता हूँ चैट जीपीटी को. चैट जीपीटी की जो चीज़ होती है ना, उसमें आपको पढ़ के आपको रिपीटेटिवनेस मिल जाएगी. रिपीटिशन हमेशा मिलेगा आपको चैट जीपीटी की चीज़ में. किसी फ्रेज का, किसी वर्ड का हमेशा रिपीटिशन मिलेगा. क्यों? जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं किसी फ्रेज को 2 बार रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, तीसरा मुझे पता लगेगा. तो आई यूज अ सिनोनिम, आई यूज अ पर्यायवाची. चैट जीपीटी को बुरा नहीं लगेगा, चैट जीपीटी को अटपटा नहीं लगेगा क्योंकि वो ह्यूमन कंसेंट नहीं है उसके पास में. वो एक प्री रिटन कोड है जिसको वो काम कर रहा है. इट विल यूज दैट फ्रेज अगेन एंड अगेन. ओके. ह्यूमन कॉन्फिडेंस आएगी. ह्यूमन कंसेंट इन सेंस मतलब कि जैसे आप कह रहे हो कि हम सोचते हैं कि 2 बार बोल दिया, 3 बार हाँ. बोल दिया, रिपीटेटिव हो रहा है हाँ. और मजा नहीं आ रहा है, हाँ. तो क्या वो कभी समझ पाएगा? समझ पाएगा ऑब्वियसली क्योंकि इतना एडवांसमेंट्स हो रहे हैं एंड आई एम एन ऑप्टिमिस्ट. तो मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल पहचान पाएगा आगे जाके. बट एक लिमिट है जहाँ तक एआई को डेवलप करना चाहिए. एआई को इतना समझदार नहीं बनाना चाहिए कि वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डिफीट कर सके. क्योंकि ह्यूमंस की भी एक लिमिट है. अगर उसको अगर एआई को हमसे पावरफुल बना लिया तो दिक्कत हो जाएगी. क्योंकि हम आज तक सिर्फ इससे सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि वी आर द स्मार्टेस्ट रेस, वी आर द स्मार्टेस्ट स्पीशी. तो अगर कोई हमसे भी स्मार्ट आ गया तो दिक्कत हो जाएगी. तो इज इट मतलब यही रीजन है क्या कि एलॉन मस्क जो फिलहाल कह रहे थे कि एक बार थोड़ी देर के लिए एआई डेवलपमेंट पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस? बिल्कुल. एक रूल्स, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि एआई इतना पावरफुल नहीं हो जाना चाहिए कि वो हमको मार सके. जिससे एक जापान के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है कि वो वॉर रोबोट्स बना रहे थे कि रोबोट्स को वॉर में यूज करेंगे. उन रोबोट्स ने उनके खुद के लोगों को मार दिया, 4 लोगों को. तो दे हैड टू स्टॉप द प्रोडक्शन. अच्छा, खुद की टीम में? हाँ, ऐसे 2 रोबोट्स थे. अब नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अनवेरीफाइड, आई हैव नॉट वेरीफाइड दिस, बट ये मेरे को ऐसे पढ़ने में आया था कि 2 रोबोट्स थे, वो चैटिंग रोबोट्स थे, वो चैटबॉट टाइप्स थे. वो तो आपस में बात करते करते उन्होंने खुद की एक लैंग्वेज डेवलप कर लिया. उसमें बात करते लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रहे हैं. ओह वाओ. अब हमें समझ नहीं आ रहा कि दोनों क्या बात कर रहे हैं.
ओके, दे आर क्रिएटिंग, मतलब शायद वो अपना ही दुनिया बना ले। यस। और उस दुनिया में हमारा कोई रोल नहीं होगा, उसमें हमारा कोई काम नहीं होगा, और जिसका काम नहीं होता उसको डिस्कार्ड कर देते हैं लोग। ओह, दैट्स इनसेन मैन। तो नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, तो क्या ये जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, इज इट अफेक्टिंग पॉलिटिक्स इन अ बैड मैनर और इन अ गुड मैनर? दोनों फेसेस इसके कॉइन, इस चीज के, जैसे जस्ट लाइक कॉइन, कि अच्छी चीज क्या है पॉलिटिक्स के अंदर, कि अब लोगों के पास में क्रॉस चेक करने के लिए इंटरनेट आ गया। कि अगर मेरे लीडर ने बोला कि उन्होंने ये जो रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट उन्होंने 10 से 20 कर दिया, 20 से 40 कर दिया, तो मैं इंटरनेट पे देख सकता हूँ कि क्या उन्होंने सच में किया है। और बुरी चीज ये है कि आजकल अच्छी चीजें जल्दी फैल रही हैं, तो उससे जल्दी बुरी चीजें फैलती हैं। हर कोई कनेक्टेड है, तो अफवाहें भी जल्दी फैल रही हैं, गलत न्यूज भी जल्दी फैल रही है, ये सब चीजें भी जल्दी फैल रही है। इट हैज बोथ साइड्स। सो तो व्हाट डू यू थिंक, पॉलिटिशियंस ध्यान दे रहे हैं टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, हमें लगता है कि पॉलिटिशियंस बहुत ही ओल्ड स्कूल हैं, अनपढ़ हैं, बट पॉलिटिशियंस आर द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट मॉडेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। फास्टेस्ट लर्निंग आई गेस। वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। जो, और जो नहीं है वो पावर में नहीं है, और जो पावर में है वो स्मार्ट है। ओके। तो आई वुड नॉट पिन पॉइंट की कौन स्मार्ट है। ऑडियंस इज क्लियर इनफ। आई डेफिनेटली थिंक सो। ओके, सो टेल मी कि जैसे वोटर्स हैं, नॉट एवरीवन नोज अबाउट पॉलिटिक्स, नॉट एवरीवन नोज अबाउट टेक्नोलॉजी, नॉट एवरीवन नोज अबाउट इंडस्ट्री। ओके, तो इफ दे आर गोइंग टू वोट फॉर समवन, यू नो, व्हाट डू दे नीड टू कीप इन माइंड? क्या चीजें उन्हें देखनी चाहिए कि ये है वो है, यू नो? सबसे पहले तो पार्टी का दिमाग दिमाग से हटा देना चाहिए। जब हम अपने लोकल एमएलए को इलेक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी पार्षद को इलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये दिमाग से हटा देना चाहिए कि किस पार्टी से है ये। क्योंकि पार्षद लेवल पे पार्टी मैटर नहीं करती। पार्षद का क्या काम है? रोड बनवाना, नालियां बनवाना, इसमें पार्टी का काम करेगी। इसमें अगर कोई निर्दलीय भी खड़ा हो रहा है, वो आपको जान, मतलब आप उसको जानते हो कि अच्छा काम करेगा, तो आप पहली बात तो कि वो काम कैसे करेगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, एंड क्या उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मार सकता है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन दैट। तो आपको उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखनी पड़ती है, देखनी चाहिए, बैकग्राउंड देखना चाहिए, और उसका बिहेवियर लोगों के साथ, कि वो ऐसा तो नहीं है कि वो एक मून मैन है, कि वो हवा की बातें कर रहा है बस हवा में। तो कोई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो एक्चुअल में डेवलपमेंट करे और दिल से अच्छा है। Okay, everyone has the right to vote, but not everyone votes. Do you think everyone should vote? डेफिनेटली। अगर कोई वोट नहीं कर रहा ना, वोटिंग अधिकार के बावजूद, तो पहली चीज तो ये कि वो एक डिसरिस्पेक्ट है फॉर द वुमेन हु, फॉर द वुमेन एंड फॉर द पीपल हु फॉट फॉर द राइट ऑफ वोट। डेमोक्रेसी हमें ऐसे नहीं मिलेगी कि किसी को लड्डू दे दिया हमको, किसी ने लड़े हैं लोग, जान दिए लोगों ने। तो अगर डेमोक्रेसी होगी भी, अगर आप वोट नहीं कर रहे, तो सबसे पहले उनके लिए डिसरिस्पेक्ट है, उनके बलिदान के लिए। You are ethically wrong. Exactly. At the same point of time, you're foolish. Because when the constitution is providing you with an option to decide who your ruler should be, you are not deciding, or you are not opting for that, for to vote. And blaming the government. And then you are blaming the government कि गवर्नमेंट ऐसी है, सरकार तो ऐसी है। तो ये तो पागलपन है फिर। Okay. अगर आपने वोट नहीं किया, तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, क्योंकि यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस व्हिच चोज द गवर्नमेंट। Are questions heard? I'd say कि अगर मेजोरिटी का सवाल है तो दे आर हर्ड, इफ मिनॉरिटी का सवाल है तो दे आर हर्ड, बट दे आर नॉट एक्टेड अपॉन। So what is majority? What is that? मेजोरिटी, हर चीज में मेजोरिटी डिफरेंट रहती है। मेजोरिटी को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। Okay. तो मेजोरिटी सिंपल ऐसी मान लो कि अगर 100 लोग हैं तो 50 + 1, तो 51 लोग मेजोरिटी है, 49 माइनॉरिटी है। You're not going into controversial. यस। So tell me कि how much role does media play in promoting propaganda, politics and religion? मीडिया प्लेज अ बिग रोल। जैसा कि मैंने पहले भी बोला पिछले पॉडकास्ट में, कि मीडिया हमारी आंखें हैं। अगर आंखें गलत चीज देखेंगी तो हमें भी गलत ही बच जाएगी। अगर आंखें बंद हो जाएंगी तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। तो मीडिया कभी कभार अपनी आंखें बंद कर लेता है किसी डार्क चीज की तरफ, किसी ऐसी चीज की तरफ जहाँ पे उसको देखना चाहिए, और वही रोल है मीडिया का कि जहाँ पे नहीं देखना चाहिए वही दिखाना है। तो ऐसे अगर मैं आपको बताऊं तो एक जूलियन असांज करके एक बंदा है, जूलियन असांज, एंड वो अभी ब्रिटिश कोर्ट में है। आई गेस शी हैज नॉट बीन एक्सट्राडिटेड टू यूएसए। उसने क्या करा, उसने एक उसकी खुद की एक वेबसाइट थी, विकीलीक्स, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लीक्स। तो वो क्या करता था, गवर्नमेंट ने काले कारनामों को अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता था। यूएसए ने कितने अफगानी सिटीजन्स, इनोसेंट सिटीजन्स को मारा है, वो उसने अपनी साइट पब्लिश किया, डेटा निकाल के, हैक करके उनके सिस्टम्स में। और तब से वो बन गए यूएसए का दुश्मन फॉर स्पीकिंग द ट्रुथ।
and they wanted Julian Assange just because he spoke the truth. वो रॉबिनहुड बन रहा वो रॉबर्ट बन रहा था, वो अच्छा काम कर रहा था, बट वो बोले कि साइबर टेररिज्म कर रहा है. साइबर टेररिज्म, इनोसेंट लोगों को आप मार रहे हो और टेररिज्म सामने वाला बंदा कर रहा है. बट वी लिव इन अ अनफेयर वर्ल्ड. एंड वो जुलियन असांजे भी पुलिस की हिरासत में है. इतने साल तक वो इक्वाडोरियन एम्बेसी में रह रहा था. आई डोंट, इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम राइट, तो एम्बेसी इक्वाडोरियन ही थी. द व्यूअर्स कैन टेल मी इफ आई एम रॉन्ग. तो वो उस एम्बेसी में रहा था 8 साल 9 साल तक. एक एम्बेसी एक छोटा सा बंगला है, वो उस 8-9 साल वो उस एम्बेसी से बाहर नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो यूके में था. क्योंकि अगर वो बाहर निकलता तो यूके पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती. और उस 8-9 साल में उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया. उसकी विकीलीक्स जो साइट थी वो भी ऑलमोस्ट अब बेकार ही हो गई है. तो एक तरीके से जो भी लोग सच ढूंढने की कोशिश करते हैं उसको दबा दिया जाता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें सच नहीं ढूंढना चाहिए. हमें सच ढूंढना चाहिए, तभी जो गलत कर रहे हैं लोग वो डरेंगे. ओके, does all this is guided by money? मनी एंड पावर गाइड एवरीथिंग. अगर कोई पत्ता भी हिल रहा है ना मॉडर्न वर्ल्ड में, तो वो मनी और पावर के से हिल रहा है. तो वो खुदा आजकल वो मनी और पावर बन गया है कि पत्ता भी खुदा की वजह से नहीं हिलता, खुदा की मर्जी के बिना. तो मनी और पावर के बिना नहीं हिलता, मर्जी के. अब strings attached है. एग्जैक्टली. तो टॉकिंग अबाउट मनी एंड पावर, यार अभी ये बताओ, ये ट्विटर और थ्रेड्स में ये क्या चल रहा है? देयर आर billionaires who can shape your ideology, who can shape your choices. ओके, मार्क जकरबर्ग एंड एलॉन मस्क. अभी उन दोनों के हाथ में आपको अगर अपनी चाबी देनी दिमाग की, तो यू कैन डाउनलोड ट्विटर, यू कैन डाउनलोड थ्रेड्स, यू कैन डाउनलोड व्हाट्सएप, यू कैन डाउनलोड इंस्टाग्राम. और अगर नहीं करना है तो यू कैन डिस्कार्ड योर मोबाइल फोन and see the things, visit the places and see things by the first perspective, कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे हो रही हैं और चीज़ें रिपोर्ट कैसे करी जा रही हैं. तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया को ऐसे देखना चाहिए कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हो आप वो सच नहीं है और झूठ भी नहीं है. हर चीज़ को 2-3 बार क्रॉस चेक करो. क्रॉस चेक करने के बाद ये नहीं कि जो आप पढ़ रहे हो वो सच ही निकलेगा, बट एटलीस्ट उतना झूठ नहीं होगा जितना हो सकता था. एटलीस्ट 90% फिल्टरिंग तो हो ही जाएगी क्रॉस चेक करने में. Most of the things which we see on the internet are wrong or are falsified. तो वो एटलीस्ट हमें चेक करनी चाहिए. और अगर हमारे पास आ रही तो हमें एटलीस्ट फैलानी नहीं चाहिए. ओके, फॉरवर्ड मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए मतलब. तो जब ट्विटर था तो व्हाई थ्रेड्स एंड व्हाई पीपल आर डाउनलोडिंग इट एंड मैसिवली? एक तो ये होता है कि ट्विटर जो है ना वो थोड़ा सा वो सोशल मीडिया के लिए नहीं है. ओल्ड स्कूल है. वो बहुत ओल्ड स्कूल है. वो अभी भी अगर आप उसको देखोगे तो एक सोशल मीडिया साइट नहीं है, वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स में क्या होता है, देयर इज अ वर्ड लिमिट. अभी शायद हट गई है, बट देयर इज अ वर्ड लिमिट एंड यू हैव टू राइट अ थॉट इन दैट, एंड which may or may not entertain someone. It is not for entertainment purpose. Twitter, it is for people to write their minds out. अभी क्या हो रहा है कि थ्रेड्स में क्या हो रहा है कि लोग अपनी पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं. दे आर फॉलोअर्स फॉर इंस्टाग्राम मॉडल्स. दे आर कि इंस्टाग्राम को इससे लिंक कर दो, फेसबुक को उससे लिंक कर दो, एंड आप एक फोटो डालोगे तो तीनों जगह पोस्ट हो जाएंगी. तो वो ट्विटर से काफी अलग है थ्रेड्स. और थ्रेड्स की जो टारगेट ऑडियंस है वो भी काफी अलग है. बट अगेन लोग जा रहे हैं. एंड आई गेस उसका एक रीजन है पॉपुलिस्ट है. पॉप कल्चर, पॉपुलर कल्चर में आ गया. जैसे इंस्टाग्राम लोगों ने इंस्टॉल किया कि अगर ये इंस्टॉल नहीं किया तो कूल नहीं लगेंगे. तो अब कूल बनने के लिए सब करते हैं ज्यादातर लोग. Exactly. When I was in school, मतलब कि I didn't have Instagram back then. Then like someone told me, "Do you have Instagram?" I was like, "No." Is it so important to have Instagram? They said like, "Yes, everyone is on Instagram." फिर उस दिन डाउनलोड करना पड़ा था. Okay, तो like I heard कि Elon Musk has filed cases for threads. वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारा कॉपी किया. अच्छा. तो have you heard about it? I've not heard about it, but I guess एक मार्केट में अगर आप अकेले शेयर हो और कोई और शेयर बनने को आ जाएगा, आप उस शेयर को हटाते हो. So you don't think it is copied? I don't think it is copied. The target audience is obviously different, and Twitter is an established thing. But Elon Musk ने भी टेक ओवर किया है, चेंजेस डाल रहा है कुछ अपने. तो उसके अंदर थ्रेड्स भी आ गया, तो एक नया कॉम्पिटिटर मिल गया, चेंजेस भी डालने हैं, कॉम्पिटिटर भी आ गया. तो इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लेक्स थिंग फॉर समवन हु इज इन द इंडस्ट्री. So is Elon fearing that? For someone who has been following Elon Musk for quite some time now, I won't say that Elon Musk fears Mark Zuckerberg, but nobody likes a competitor. Nobody likes someone who can question the authority. Okay. Coming back to politics again, do politicians like their competitors or do they hate them? Hate is a strong word. I won't say they hate them, but they don't love them obviously. They won't go on a date with them. But yeah, they don't hate them. और वो एक दूसरे पे इल्जाम भी उतना ही लगाते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी थी एक टाइम पे, किसी इंसान को इतना ही बुरा बोलो कि वापस दोस्ती बनाने में शर्म नहीं आए.
तो उतना ही बुरा बोलते हैं कि कभी वापस अगर अपनी पार्टी में आ गए तो ऐसा नहीं कहो कि यार तुमने तो वो कहा था। तो इनका भी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो कि आईपीएल में कोई गेम चल रहा है, ठीक है, तो जब तक वो गेम खेल रहे हैं तो ऑपोजिट टीम्स लड़ाई कर रहे हैं, तब तक तो दे आर लाइक राइवल्स, ओके, बट अरीना से बाहर निकलते ही दे आर लाइक चिलिंग टुगेदर, वाइबिंग टुगेदर। इनका भी काइंड ऑफ ऐसा ही होता होगा क्या? हाँ, काफी पॉलिटिशियंस कैसे होता है। कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ ज्यादा ही दिल पे जाते हैं चीजें, कुछ ज्यादा दिल पे बोल देते हैं चीजें, उन लोगों का नहीं होता। बट मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, सीजन पॉलिटिशियंस आर लाइक दैट। इफ यू टॉक अबाउट सीजन पॉलिटिशियंस, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जितने अच्छे रिलेशन अपने लोगों से थे उतने ही अच्छे रिलेशन ऑपोजिशन के साथ में भी थे। और इफ यू टॉक अबाउट अरुण जेटली, नितिन गडकरी, शशि थरूर, दे आर पीपल हु आर वेरी पॉलिटिशियंस and who are really good at politics, which is actually the politics of words, not the muscle politics. You called the name Shashi Tharoor. I want to know about him. What a मतलब great personality is. मतलब कि उनके बारे में सोच के ही ना बहुत टफ वर्ड्स दिमाग में आ जाते हैं. Do you follow him? Like Yeah, I actually even went to JLF to listen to him first hand. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस आता है। If you listen to Shashi Tharoor, the bass in his voice first of all is sexy. Talking about his personality, he worked in UN as a UN diplomat. He wasn't working for India as an Indian diplomat. He was working in United Nations as a United Nations diplomat. So that in itself is a big thing for anyone to achieve. And talking about his skills, obviously his proficiency in English is something which cannot be questioned by anyone. And talking about his personality, is he into politics? yeah, he is a politician. He is elected from Thiruvananthapuram, Kerala. He is a MP in Lok Sabha from Thiruvananthapuram. So I would say that he is someone जिनको अथॉरिटी नहीं मिली कभी लाइफ में टू ब्रिंग सम चेंजेस। उनको अथॉरिटी नहीं मिली जब वो कांग्रेस में भी थे। कांग्रेस भी जब पावर में थी तो उनको अथॉरिटी नहीं मिली उतनी जितनी मिलनी चाहिए थी, आई गेस। तो ही इज अ लिटरेरी मैन और वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो डू यू थिंक कि जो लिटरेचर को फॉलो करते हैं, फिलोसोफर्स, लिटरेरी पर्सनालिटीज, उनको पॉलिटिक्स का रास्ता देखना चाहिए? काफी लोग हैं, काफी लोग पॉलिटिक्स में। जावेद अख्तर वाज अ राज्यसभा मेंबर, ओके, एंड राइट नाउ जया बच्चन इज राज्यसभा मेंबर, एंड देयर सम गाय, if I'm not wrong, Manoj Jha from R&D is in Rajya Sabha. So there are many people from who have their background in literature who are in Lok Sabha and Rajya Sabha. So definitely अच्छे अच्छे दिल के लोग होते हैं। Okay, now we are talking about politics and religion. So last question would be कि politicians कहीं ना कहीं religiousness को promote कर रहे हैं, ठीक है? तो do you think जो religions follow करते हैं basic, like you can tell कि priest या फिर चर्च के जो पोप होते हैं, should they come into politics? What do you think? Crazy combination. No, I would say कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। क्योंकि क्या होगा कि चर्च में अगर पोप आ गया, अगर कोई बिशप आ गया, कोई पुजारी आ गया, कोई महंत आ गए, तो उससे क्या होगा कि उनकी पहले क्वालिफिकेशन देखो, उन्होंने पूरी जिंदगी अपने धर्म पढ़ा है सिर्फ। What do they know about urban infrastructure? What do they know about economics? What do they know about urban planning, city planning, and how a city is sustained? If someone knows that much और उसके बाद भी वो महंत है, पोप है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर उसको ये सब नहीं आता, वो धर्म करेगा हर जगह जाके, तो फिर उसको ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। Okay, qualification is a must. क्वालिफिकेशन नहीं, एप्टीट्यूड होना चाहिए समझने का। एक दिमाग होना चाहिए समझने का, आपको डम्ब नहीं होना चाहिए। आपकी ओनली क्वालिफिकेशन आपका ओनली क्वालिफिकेशन आपकी आपका धर्म नहीं होना चाहिए, of the family which you are born in. Okay, so to end with it, tell something कि किसी को अगर पॉलिटिक्स परस्यू करना है तो क्या उसे करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अपनी पॉलिटिक्स में सारे बुढ़े लोग हैं, थोड़े जवान लोगों को भी आना चाहिए। अभी जवान लोग आना शुरू हैं, तो और जवान लोग आना चाहिए। और जवान लोग तभी आएंगे जब हम लोगों का इंटरेस्ट बनेगा पॉलिटिक्स में। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि why do you want someone else to decide for you कि तुम्हें कैसी रोड पे चलना है, तुम्हें कहाँ पे ब्रिज चाहिए, तुम्हें कहाँ पे ब्रिज नहीं चाहिए। Decide it for yourself, and the only way to do it is through politics. Are you coming into? I have no plans right now, but God knows what happens soon. Okay, we'll meet again Okay, yeah, surely. with you wearing a cap Definitely. and a jacket. Till then, bye bye. Thank you.